जय श्री राम और सभी को मेरा नमस्ते और प्रणाम। आज बहुत दिनों से मैं भरत तिवारी वाले मामले पर वीडियो देख रहा हूँ और समझ रहा हूँ और मन बहुत दिनों से व्यथित और चिंतित है कि एक भरत तिवारी जी जो समाज के लिए, अपने गांव के लिए, अपने मोहल्ले के लिए, राज्य के लिए और देश के लिए आवाज़ उठाते थे। मैं ये कहना चाहता हूँ कि आप ये बताइए कि भरत तिवारी का कसूर क्या था, भरत तिवारी का गुनाह क्या था, आप ये बताइए मुझे। उसका ये गुनाह था कि वो जो है भ्रष्ट अधिकारियों, पुलिस अफसरों और नेताओं के प्रति आवाज़ उठाता था। और मैं आपसे ये बताना चाहता हूँ वो किस लिए करता था, आप बताइए। आपने उसको अपना घर देखा होगा, जो कि घर भी बिना प्लास्टर के है, वायरिंग का भी काम अधूरा है। दूसरा, वो अपने गांव समाज के लिए आवाज़ उठाता था। जो गांव जो है कटान की वजह से गंगा में समावित हो गया, और उस गांव के पुनर्वास के लिए आवाज़ उठाता था। और जो है वहाँ के बिजली, पानी, सड़क जैसे मुद्दों के लिए आवाज़ उठाता था और देश के लिए आवाज़ उठाता था। आप उसका फेसबुक प्रोफाइल देख सकते हैं कि उसकी सामाजिक कार्य के प्रति, अपने राष्ट्र के प्रति कितना वो समर्पण है। मैंने एक उसका सोशल मीडिया पोस्ट भी वायरल हुआ है, जिसमें उसने अपने माननीय प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी को एक चिट्ठी लिखी थी कोरोना के टाइम में, जब वैक्सीनेशन बना नहीं था। तब भी उसने अपने देश के लिए जो है अपने शरीर को दान देने के लिए कहा था, अपनी स्वेच्छा से, कि अगर मोदी जी आप जिस दिन आप मुझे अपना बुलावा भेजेंगे तो मैं अपना शरीर देश के लिए, रिसर्च के लिए दान कर दूंगा। उसका आप पोस्ट देखेंगे तो हिंदू समाज, सनातन धर्म के लिए, हिंदू राष्ट्र के लिए करता था। उसका आप पोस्ट देखेंगे तो योगी आदित्यनाथ जी से मिला, बाबा बागेश्वर के पास गया पैदल चल करके। सभी इस सब चीज़ों के समाज के लिए जो है आवाज़ उठाता था। वो पहले कानूनी ही रूप से सभी शासन के पास जाता था, अपनी बातों को रखता था, पत्र लिखता था, आवाज़ उठाता था। जब वो शासन, प्रशासन और अधिकारी भ्रष्ट नेता हैं, जो केवल ये बात उनके लिए है जो भ्रष्ट हैं, और जो सही है वो सही है, तो उनके लिए बोलता था, उनका विरोध करता था। जब उसकी बातों को नहीं सुना जाता था, कई बार नहीं सुना गया, उसने अपने दम पर लड़कर, झगड़कर उस गांव को, चवनिया गांव को बसाने का भी काम किया और उनको मुआवजा दिलाने का भी काम किया। और जब वो गांव जो बस रहा था, वो गांव जो है गड्ढे में था, और जो गांव जो गड्ढे में था तो उसको ज़मीन की भराई के लिए आवाज़ उठा रहा था कि अगर फिर भी जो है इस ज़मीन को भरा नहीं जाएगा, फिर पानी आएगा, बाढ़ आएगा और बह जाएगा। इसलिए आवाज़ उठा रहा था, ज़रूरी मुद्दों के लिए आवाज़, देश के लिए आवाज़ उठा रहा था। खाली एक गांव तक नहीं सीमित था, किसी वो अपनी जाति धर्म पे सीमित नहीं था। वो देखेंगे तो एक ब्राह्मण होकर के दलित समाज लोगों के लिए आवाज़ उठा रहा था, सभी के लिए आवाज़ उठा रहा था। एक भरत भूषण तिवारी 26 वर्ष के युवक, जो कि अपना देश के लिए उन्होंने शादी तक नहीं किया, और सोचिए, और अपने माँ बाप को के बारे में भी नहीं सोचा, केवल और केवल समाज के लिए सोचा। उन्होंने, जब उनकी बातों को शासन प्रशासन ने नहीं सुना, वहाँ के अधिकारियों ने नहीं सुना, उसको प्रताड़ित किया, उसके साथ अभद्र व्यवहार किया, तब उसको हथियार उठाने की ज़रूरत पड़ी। मैं ये ज़रूर मानता हूँ और ये नहीं कहूँगा कि हथियार उठाना सही है, लेकिन जब आदमी परेशान हो जाता है तब आदमी अपना गुस्सा जाहिर करता है। मैं आपसे एक बात और कहूँगा कि वो जो वीडियो बना रहा था, ज़रूर गाली का लैंग्वेज ले रहा था साले साले, लेकिन आप उसमें देखेंगे कि डीएम साहब के प्रति, सीएम साहब के प्रति उन्होंने सही कहा
है और उन्होंने ऐसा विरोध नहीं किया। और उन्होंने ये भी कहा कि एसडीएम साहब ऐसा कर रहे हैं, एसडीएम साहब के लिए, दरोगा के लिए वो गाली का शब्द यूज कर रहा था। लेकिन आदमी ऐसा कब करता है? जब आदमी परेशान हो जाता है। जब वो ऐसा कर रहा था, जब पुलिस उनसे एक दिन पहले मिलने गई थी, तब उन्होंने पिस्टल दिखा करके कहा था तुम यहाँ से चले जाओ। और उसके बाद में जब इतनी भारी पुलिस संख्या में गई, मुझे तो ये समझ नहीं आ रहा, बिहार पुलिस के ऊपर शर्म है। और मैं आपको बता रहा हूँ बिहार पुलिस के लोगों को, कृपया आप इस चीज़ को ध्यान दें, अपने ऐसे कार्य से बिहार के और समाज के और देश के लोगों को शर्मिंदगी का काम ना कराएं कि इतने लोग होने के बावजूद आप लोग गए वहाँ पर, उस चीज़ों को सही से हैंडल नहीं कर पाए और उनसे आप पिस्टल नहीं ले पाए। उसमें उनकी माताजी भी उनको समझाते हुए, तो पुलिस वाले ने क्या किया कि उसको पागल घोषित कर दिया, दिमाग से, रूपी से उसको गलत साबित कर दिया। और जब वो गाली दे रहा था एसडीएम को, वहाँ के पुलिस अधिकारी को, थाना के भोजपुर को, तो वो पुलिस वाले क्या किए, उन्होंने अपने ऊपर इस बात को गंभीरता से ले लिया। अरे भाई, हम आपको ये कहना चाहते हैं, माननीय प्रधानमंत्री जी को भी लोगों ने माँ बहन की गाली दिया है, तब भी प्रधानमंत्री जी ने ऐसे नहीं लिया। योगी जी को भी गाली दिया, तब भी ऐसे नहीं लिया। यहाँ तक कि प्रधानमंत्री जी ने कार्रवाई भी नहीं किया, जो समाज के लोगों ने जो भी कार्रवाई किया। तो कोई किसी को गाली देगा तो क्या इसका मतलब कोई जान से किसी को मार देगा? उसके लिए हमारा संविधान है, लोकतंत्र है, लोकतंत्र के हिसाब से आप वो करिए। मुझे ये नहीं समझ में आ रहा है कि उस व्यक्ति का कोई भी बैकग्राउंड क्रिमिनल रिकॉर्ड नहीं था। वो व्यक्ति किसी भी, आज तक हमने ये नहीं सुना कि किसी भी तरह के दारू शराब पीता हो या लड़कीबाजी में हो, कोई भी ऐसी अभी तक कोई भी पोस्ट नहीं आया। वो केवल और केवल समाज के लिए, जब कोई सच्चाई के लिए आवाज़ उठाता है और प्रशासन को उससे डर लगने लगता है, तो लोग उसको गलत साबित करने लगते हैं, गलत मुकदमा में फंसाने लगते हैं, उसको पागल कहने लगते हैं। तो मैं आपसे यही कहूँगा कि आज ऐसे पागल नहीं होते तो आज हमारा भारत देश आज़ाद नहीं होता। क्या राजगुरु, सुखदेव, भगत सिंह, सुभाष चंद्र बोस, क्या ये सब पागल थे? आप बताइए कि मुग़लों और अंग्रेज़ों ने भी ऐसा नहीं किया, और जब उसको भी अंग्रेज़ों ने कानून के हिसाब से उनको सज़ा दिया, फांसी पे चढ़े भगत सिंह, राजगुरु, सुखदेव, ठीक है। तो आप बताइए कि ये कहाँ तक सही है, जो कि उस व्यक्ति ने, वो व्यक्ति ना तो भाग रहा था ना कुछ कर रहा, तो खुद पुलिस के पास गया, उसने कहा कि आप लोग चले जाइए, या तो आप ऐसे लोगों को बुलाइए जो मेरी मांग को सुन सकते, जो अपने वादे को पूरा कर सके। वो यह कह रहा था कि कोई भी नेता या अधिकारीगण जो भी वादा करते हैं चुनाव के टाइम में, या तो उस वादा को निभाएं या तो वादा नहीं करें। इसमें तो कोई ऐसा गलत बात नहीं था, और नहीं करेंगे तो निभाना पड़ेगा। मैं आपसे ये कहना चाहता हूँ कि जब वो व्यक्ति खुद गया, भागना चाहता तो वो भाग सकता था, उसके पास पिस्टल था। हमने उनके फेसबुक लाइव को देखा है, उसने कहीं से कोई गोली नहीं चलाया। और वो जो वार्तालाप कर रहे थे डीएसपी और वहाँ के जो भी एसएचओ और जो भी पुलिस अधिकारीगण थे, सिपाहीगण थे, तब जो वो वार्तालाप कर रहा था, वार्तालाप के बाद में जब उसको ये लगा कि मेरी मांग को सुनी जाएगी, सरकार तक पहुंचाया जाएगा और मेरी बात सुनी है, तब उन्होंने पुलिस के कहने पर और अपने कहने पर जो है उसने पुलिस की ओर अपना पिस्टल फेंक दिया। जब उसने अपना पिस्टल फेंक दिया, तब पुलिस वाले ने उस पिस्टल को तुरंत, वीडियो में देखा जा रहा है कि उसको जो उठा लिया। जब उसको उठा लिया तो हमारे एडीजी बिहार लॉ एंड ऑर्डर ने ये कहा कि पुलिस पिस्टल फेंक कर भरत भूषण तिवारी दौड़े और जो है पुलिस वालों पे 10 राउंड गोलियां चलाई या गोलियां चलाई मान लीजिए।
जब वो पिस्टल देख रहा है, वीडियो में साफ दिख रहा है, वहाँ के लोग देख रहे हैं, उनकी माताजी भी कह रही है, जब उसने पिस्टल फेंक दिया तब वो पिस्टल कहाँ से उठाया? अगर उसको गोली ही चलाना होता तो वो पिस्टल को फेंकता ही क्यों? सबसे बड़ी बात, जब आत्मसमर्पण कर दिया तो क्या बिहार की पुलिस में इतना सक्षम नहीं थे कि इतनी बड़ी पुलिस के तादाद में उनको पकड़ा जाए, उनको कानून के रूप उनको सज़ा दिया जाए, ले जाया जाए, या कानून के रूप से कार्रवाई करते उनको? अगर वो पागल थे, मानसिक रूप से अस्वस्थ थे, तो उनका इलाज कराया जाता। लेकिन उनको वहाँ पे उनकी माताजी की तरफ से भी बयान सुना है और कई गांव लोग भी कह रहे हैं कि पहले उनको बट से मारा गया, फिर गोली मारी गई, 5 गोली लगी, 3 या 5 जो भी लगा हो। और जब उनको गोली लगा, मेरे को तो लगता है वो मौके पर ही मर गए, लेकिन पुलिस जो है अपनी तब भी कार्रवाई को पूरी करने के लिए उनको अस्पताल ले गया और मर गए। अब आप ये बताइए कि हमारे माननीय आदरणीय गृह मंत्री अमित शाह जी ने नक्सलवाद के खिलाफ एक आंदोलन और एक मुहिम चलाई थी कि इस साल तक जो है हम नक्सलवाद को जड़ से ख़त्म कर देंगे। जो नक्सली हमारे भारतीय सैनिकों को इतनी हत्याएं करी, समाज के लोगों को मारा, उस नक्सली लोगों को भी आत्मसमर्पण करने का मौका दिया गया, आत्मसमर्पण करवाया गया, उनको समाज की मुख्य धारा में लाया गया, उनको रोज़गार देने की कोशिश करी हमारे गृह मंत्री साहब जी ने, जो जिसके लायक था, और उसको मुख्य धारा में ला के सम्मान किया गया। जब हम नक्सलवादियों को, इतने लोगों को मारने के बाद, भारतीय सैनिकों को मारने के बाद, आत्मसमर्पण करने के बाद हम उनको जब छोड़ देते हैं, मुख्य धारा में लाते हैं, तब भारत भूषण तिवारी की क्या गलती थी? उसका कोई भी क्रिमिनल बैकग्राउंड रिकॉर्ड नहीं था, तो उसके साथ ऐसा क्यों किया गया? मेरा जो है ये वीडियो थोड़ा लंबा होगा, और मैं प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी से ये कहना चाहूँगा, मोदी जी, मैं जानता हूँ आप पे भारत के लोगों की जिम्मेदारियाँ हैं बहुत सी, और आपके पास थोड़ा सा समय निकालकर इस मुद्दे पे आप स्वयं बोलें और प्रकाश डालें। मैं भी एक जो है बीजेपी का कार्यकर्ता, समाज सेवी और हूँ। मैं आपसे ये कहना चाहता हूँ कि इस मुद्दे को लेके समाज में बहुत आक्रोश है, यह एक जन आंदोलन की तरफ बढ़ रहा है। इतना बड़ा मुद्दा नहीं हो जाए कि बहुत लोग नाराज़ हो जाएं। मैं आपसे कहूँगा कि बीजेपी अपने दम पर कई जगह पे सरकार में आई है। आप ये समझिए कि ज़मीनी लेवल पे लोग बहुत ज़्यादा नाराज़ हैं, और जब से सम्राट चौधरी जी सीएम बने हैं, और मैं आपको ये कहना चाहता हूँ, आप देखिए यामा वाले शोरूम के मैनेजर का सरेआम दिन दहाड़े एक युवक जो है लोहे की रॉड लेकर के जाता है और उस पर इतना सर पे ही वार करता है कि वो घटना को देख के एकदम मन विचलित हो जाता है। एक महिला के साथ में उसके पति द्वारा बांध के 5 लोगों के साथ रेप किया 5 लोगों ने, और उसके साथ में बहुत ही गलत किया। और जो है ऐसे कई घटनाएं हैं जो कि पुलिस प्रशासन और समाज अधिकारियों के द्वारा लोग गलत कदम उठाने पे मजबूर होते हैं। आप बताइए, क्या पुलिस को यह नहीं पता है कि घर घर में जो व्यक्ति बिहार में दारू नहीं पीता है, और बच्चे बच्चे को पता है घर घर में दारू बिक रहा है, चरस, गांजा, अफीम, हीरोइन सब कुछ बिक रहा है, खुलेआम बिक रहा है। क्या जो लोग नहीं करते, बच्चे बच्चे को मालूम है बिक रहा है, क्या पुलिस को नहीं मालूम? इससे तो बढ़िया मैं सम्राट चौधरी जी और बीजेपी के आदरणीय वरिष्ठ नेता लोगों से अनुरोध करूंगा कि इससे बढ़िया तो दारू को फिर से बिहार में शुरू कर दिया जाए, या उस पर पुनर्विचार किया जाए, जिससे कि बिहार में राजस्व बढ़ेगा, जिससे नकली दारू पीने से लोगों की मौत नहीं होगी, घटनाएं नहीं होगी, या सरकार के खजाने में पैसा जाएगा और इस पुलिस अधिकारियों के जेब में पैसा नहीं जाएगा जो भ्रष्ट हैं। और मैं आदरणीय नरेंद्र मोदी जी से ज़रूर कहूँगा कि इस मुद्दे पे भरत भूषण तिवारी जी के मुद्दे पे आप 2 शब्द ज़रूर बोलिए, इसको आप खुद संज्ञान में लाइए। और मैं आपसे ऐसा अनुरोध करता हूँ, हाथ जोड़ के प्रार्थना करता हूँ
कि इस पे इतनी सख्त से सख्त कार्रवाई होए कि इससे समाज के लोगों को विश्वास होए, बीजेपी पे विश्वास जागे, सरकार पे विश्वास जागे, पुलिस पे विश्वास जागे। पुलिस का रवैया ऐसा होना चाहिए कि कहीं पे क्राइम होए तो पुलिस को समाज लोग बता सके, लेकिन समाज और लोग बताने से डरते हैं क्योंकि पुलिस वाले पैसा लेते होंगे, केवल ये बात उनके ऊपर है। पैसा लेकर के इसीलिए पैसा लेकर के रहते हैं। अगर कोई समाज का लोग कहता है तो उनको ये डर लगता है कि अगर मैं कल को कहूँगा तो पुलिस मुझे गलत आरोपों में फंसा देगी और मेरे साथ गलत करेगी। इसीलिए समाज के लोग भी पुलिस को शिकायत नहीं करते। मैं आपसे नम्रता करवद्र निवेदन है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, आदरणीय गृह मंत्री अमित शाह जी, आप इस मामले को तुरंत संज्ञान में लाइए और कठोर से कठोर सज़ा दीजिए। सस्पेंड करने से केवल काम नहीं चलेगा। सभी लोगों को यह पता है कि सस्पेंड करने के बाद 2-4-6 महीने बाद उनकी पुनः नियुक्ति हो जाती है। इसमें मैं आपसे कहूँगा अभी की जो प्रेजेंट टाइम में जो भी धाराएं लगती हो वो तो कार्रवाई किया जाए, इन पे मुकदमा दर्ज किया जाए हत्या का, प्लस इनको दूसरा इनको बर्खास्त किया जाए। अगर ऐसा केस चलता है, बाद में होता है कि ये लोग सही हैं तो फिर इनको नियुक्ति की जाए, इनको बर्खास्त किया जाए और इनकी संपत्ति को कुर्क किया जाए। जो इनकी संपत्ति है इनकी घरवाली के नाम पे, इनके नाम पे, इनके बच्चों के नाम पर, क्योंकि जो भी भ्रष्टाचार से पैसा जमा होता है उसी तरीके से संपत्ति लिया जाता है रिश्तेदारों के नाम पे। तो रिश्तेदारों के नाम पे तो कंफर्म नहीं होगा, लेकिन इनकी संपत्ति को जब्त करके उनको बड़ा अमाउंट में मुआवजा दिया जाए, जिससे सरकार में भरोसा पुलिस में लोगों का होए। तीसरा, इनके पे FIR दर्ज करके इन पे हत्या का मुकदमा चला के इनको फांसी तक पहुंचाया जाए, क्योंकि यह लोकतंत्र है। लोकतंत्र में भारत लोकतंत्र से चलता है, तो हम इनको बीच चौराहे पे गोली मारने के लिए तो नहीं कहेंगे आपसे, लेकिन इनको फांसी की सज़ा के लिए ज़रूर कहेंगे। और मैं आपसे कहूँगा जो भी DSP साहब थे, SHO थे, जो भी पुलिस अधिकारीगण इसमें शामिल था, और यह भी कहा जा रहा है कि ऊपर से ऑर्डर आया, और बार बार भरत भूषण तिवारी जी SDM साहब का भी नाम ले रहे थे, तो कृपया उनकी भी जांच की जाए। DM साहब के बारे में अच्छा बोल रहे थे। तो मैं आपसे निवेदन करूंगा और इनके घर के परिवार के लोगों को एक सरकारी नौकरी दी जाए, और अथवा सुप्रीम कोर्ट के जजों द्वारा या पटना हाई कोर्ट के जजों द्वारा इसकी जांच फास्ट ट्रैक कोर्ट में चलाया जाए, और जल्द से जल्द 3 महीने, 6 महीने या साल भर के अंदर में ऐसा एक मिसाल पेश किया जाए कि इनको सज़ा दिलाया जाए। मैं आपसे आदरणीय नरेंद्र मोदी जी आपसे प्रार्थना करता हूं कि यह ज़रूर किया जाए, जिससे कि हमारे कार्यकर्ता समाज के लोगों में, देश के लोगों में आक्रोश और ना बढ़े और नाराज़गी नहीं होए। और मैं आशा करता हूं कि आप मेरा यह वीडियो देखेंगे, और मैं आप सभी लोगों से निवेदन करूंगा कि यह वीडियो आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, जिससे कि मेरी बात प्रधानमंत्री जी तक पहुंच सके। और मैं कोशिश कर रहा हूं कि एक लेटर में अपने तरफ से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी तक पहुंचाया जाए। और इस लेटर से पहले मैं आपसे लोगों से हाथ जोड़ के विनती करूंगा, सभी साथियों से, सभी लोगों से, कि आप लोग बड़े बड़े वीडियो वायरल करते हैं, लेकिन एक बार इस वीडियो को आप लोग वायरल कर दीजिए, जो आदरणीय नरेंद्र मोदी जी तक पहुंच सके और भरत भूषण तिवारी जी को एक न्याय मिल चुके। वो एक पागल व्यक्ति नहीं थे, वो एक क्रांतिकारी थे। और मैं एक खुद बीजेपी का समर्थक, कार्यकर्ता और मंदिर प्रकोष्ठ झोरा वार्ड नंबर 10 से मंदिर प्रकोष्ठ से बुराड़ी संयोजक हूँ, मंडल संयोजक हूँ। तो आपसे निवेदन है कि इस वीडियो को जल्द से जल्द मोदी जी तक पहुँचाया जाए। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।